हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो एनसीईआरटी हमारे पास है। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज से हम करेंगे रिवीजन ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री सिलेबस फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड का जो एग्जाम है वो 30 तारीख को है। 30 तारीख से पहले हम अपने पूरे साल की जो पढ़ाई है उसको हम कैसे रिवाइज करें, ठीक है। और जब रिवाइज करके आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में पेपर आपको देखकर बोलेगा, अरे आप तो वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। तो जो ये तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास जितना टाइम बचा है उसका हम यूटिलाइज करें और रिवीजन करें। रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता दूं, रिवीजन के लिए आपको सारा बुक नहीं पढ़ना। आपको रिवीजन के लिए पहले जो आपने अभी तक की तैयारी करी है, अभी तक की जो आपने पढ़ाई करी है, उस कंटेंट का हम यूज करेंगे एफिशिएंटली। तो एनसीईआरटी मेरे पास है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही करें कि जितने भी हमारे चैप्टर हैं 1 से लेके 12 तक, यानी कि तीनों की तीनों किताबें, थीम 1, थीम 2, थीम 3, इन तीनों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सके, ठीक है। तो बिना देरी करें शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आपके पास चैप्टर है उसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देगी एक सील। जैसे आप चैप्टर को ओपन करते हो, सील, ठीक है। अब जो सील है उस सील के बारे में खास बात क्या है, सील आपको जो दिखाई देगा, सील में आप 3 चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। नंबर 1, एक तो ये सील जो है स्टेटाइट से बना हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हर एक सील में आपको एनिमल मोटिव दिखेंगे, किसी ना किसी जानवर के पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अभी तक इन सील्स को हम डिसाइफर या हम इसको डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है, रिमेन अनडेसिफर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सील है इसको हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है, हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो मेनली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन। तो बेसिकली हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हमारा मेन जो चीज है वो ये है कि 1921 से पहले इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे कि इंडिया के पास उनका अपना एंशिएंट कुछ भी नहीं है। बट 1921 में जब ये सिविलाइजेशन डिस्कवरी होती है और 1924 में जब ये सिविलाइजेशन प्रॉपर तरीके से सबके सामने आता है, तब रियलाइज होता है कि हाँ, ये सिविलाइजेशन भी कुछ है और इंडिया का जो कल्चर है बहुत पुराना हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे आप चैप्टर में नेक्स्ट जाओगे आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है सबसिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रेटजीज। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये लोग क्या खाते थे। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डाइटरी प्रैक्टिसेस। तो डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में जब आपको बात करनी है तो हमारे पास जो मेन हम करेंगे डाइटरी प्रैक्टिसेस को 2 पर्टिकुलर डोमेन में डिस्कस। पहला है आपका प्लांट बेस्ड, ठीक है, प्लांट बेस्ड, और दूसरा है आपका एनिमल बेस्ड, ठीक है। और प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों के बारे में जब हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट बेस्ड के बारे में जो रिसर्च करा था वो थे आर्कियोबोटानिस्ट, ठीक है। और एनिमल बेस्ड के बारे में जो रिसर्च कर रहे थे उनको हम बोलेंगे जूलॉजिस्ट। अब हमें यहां से क्या क्या चीजें मिली है वो देखते हैं। आर्कियोबोटानिस्ट की हेल्प से जो हमें प्लांट बेस्ड चीजें मिली है, जिसमें हमें मिला है वीट, ठीक है, हमें मिला है बार्ले, ठीक है, लेंटिल, चिकपिया, ठीक है, यानी कि चना। इसके बाद हमें मिला है सेस्मे, यानी कि तिल, और मिलेट, ठीक है, यानी कि जौ। इसके बाद एक राइस भी है जो हमें रेयर केस में मिला है। रेयर केस में हमें मिलेट और राइस भी मिला है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट की हेल्प से, हमने पता किया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी रिसर्च कर रहे थे उसमें हमें जो चीजें मिली है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है वो वेरी करता था, मतलब एक तरीके की डाइटरी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे थे। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि एनिमल बेस में भी हम ये ना समझें कि काइंड ऑफ कि ये सिर्फ और सिर्फ मीट वगैरह कंज्यूम करते थे, नहीं, ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। एक है आपके पालतू जानवर, ठीक है, जिसमें आपका कैटल हो गया, इसके बाद आपका हो गया शीप, फिर है आपका गोट, ठीक है, और एनसीईआरटी में बताया गया है बफेलो एंड पिग। इसके बाद ये तो हो गया आपका कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, वो है आपका जंगली जानवर, जिनमें आपका बोअर के हमें मिले हैं, घड़ियाल के मिले हैं, ठीक है, इसके अलावा डियर के मिले हैं, और हमें कुछ जगह पर फिश एंड फोल के क्या मिले हैं, हमें एविडेंसेस मिले हैं, हमें रिमेन्स मिले हैं।
तो ये जो हो गया, ये थे आपके डोमेस्टिकेशन वाले, दीज वर डोमेस्टिकेटेड एनिमल, एंड ये जो है दीज वर और जंगली जानवर, ठीक है, वाइल्ड स्पेशीज। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हड़प्पन पीपल बहुत वाइड रेंज में जो है डाइटरी प्रैक्टिसेस को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनका खेती का क्या तरीका था, खेती कैसे कर रहे थे ये लोग, ठीक है। इसके अलावा इनका जो है कि किस तरीके से इनका रहन सहन था, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो डाइटरी प्रैक्टिसेस को समझने के बाद अब आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज। आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है बहुत सिंपली इसके चार्ट डायग्राम हम बना सकते हैं एनसीईआरटी से ही, ठीक है। पहला तो हमें मिले हैं बुल एंड ऑक्सन के एविडेंसेस, ठीक है। बुल एंड ऑक्सन के एविडेंसेस हमें मिले हैं, और ये जो है इनका यूज होता था, यूज्ड फॉर प्लाउइंग, यानी कि खेतों को जोतने के लिए इनका यूज किया जाता होगा। फिर है आपके पास टेराकोटा प्लो। टेराकोटा जो प्लो है, इसका जो हमें एविडेंसेस मिला है वो हमें मिला है चोलिस्तान, ठीक है, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, चोलिस्तान एंड बनावली। इसके बाद जो तीसरी जो चीज हमें देखने को मिली है वो है आपका प्लाउ फील्ड, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। प्लाउ फील्ड ये हमें मिला है कालीबंगन से, ठीक है, ये हमें मिला है कालीबंगन से। इसके बाद कैनाल के जो ट्रेसेस हैं वो हमें मिले हैं शौर्तुघई अफगानिस्तान से, शौर्तुघई अफगानिस्तान से, ठीक है। अभी जो कैनाल के जो ट्रेसेस है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये मतलब इससे पहले हमें इसके ट्रेसेस कहीं और नहीं मिले थे। एक खास चीज और मिली है हमें धौलावीरा से, वो है आपका, ठीक है, वाटर रिजर्वोयर का हमें मिला है एविडेंस, जो मिला है धौलावीरा से। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनकी काफी अच्छी रही होगी। इन सबके साथ साथ में देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो जगह है आपकी टेराकोटा प्लो, यहां पे हमें मिला है 2 सेट्स ऑफ फरोज। 2 सेट्स ऑफ फरोज का मतलब है कि एक जमीन पर ये 2 फसल एक टाइम पर उगाते होंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग वी फाउंड फ्रॉम इंडस वैली साइट्स ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली, ठीक है। अब बात करते हैं मोहेंजोदारो के बारे में। मोहेंजोदारो द प्लांट अर्बन सेंटर, ठीक है। और हमें पता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइंडिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 1921 हमें पता है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है, बाय दयाराम साहनी, क्योंकि ये साइट सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी और इसीलिए बाकी के साइट्स के नाम भी इसी के साथ रखे गए हैं। दूसरी जो साइट डिस्कवर हुई थी 1922 में, मोहेंजोदारो, ठीक है, मोहेंजोदारो एंड मोहेंजोदारो की डिस्कवरी बाय आर.डी. बनर्जी, ठीक है। दोनों के बीच में आप अगर डिफरेंस देखो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, मोहेंजोदारो और इसके बीच में डिस्टेंस है वो है आपका 100 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा, हड़प्पा की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और मोहेंजोदारो की जो लोकेशन है वो है आपका लखारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम बात करें टाइमलाइन के बारे में, तो इंडस वैली को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, 3 फेजेस में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो फेज है वो है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अर्ली हड़प्पन पीरियड। देखो बाय द वे, ये जो आपका इंडस वैली साइट है, इंडस वैली का हमें पता है कि इट इज रिलेटेड टू द कैल्कोलिथिक कल्चर, क्योंकि हमें इसका एविडेंस मिला है कहां पर, मेहरगढ़ में। बस इतना हमें याद रखना है, मेहरगढ़, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस वैली साइट्स को 3 फेज में पढ़ते हैं, क्योंकि जो मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो के अंदर जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, अर्बनाइजेशन
एंड सिटी प्लानिंग। ये जो सिटी प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन है, इसकी शुरुआत और इसकी जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी कब? वो आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड के अंदर, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। तो इसी हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इंडस वैली साइट को हिस्टोरियंस कैसे करके कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अर्ली हड़प्पन पीरियड, अर्ली, ठीक है, हड़प्पन पीरियड, और ये आपको मिलेगा 3300 बीसी से लेकर, ठीक है, 2600 बीसी तक। दूसरा है, अब देखो इसमें क्या खास बात थी, इसमें जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, सेटलमेंट्स, तो और इंटरनल ट्रेड के हमें सिम्टम्स मिलते हैं यहां से। अगर हम बात करें मेच्योर वाले पे, मेच्योर हड़प्पन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड सिटी प्लानिंग, खास बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये जो था सबसे बेस्ट फेज था। इस फेज में बहुत ज्यादा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलप्ड फेज, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास तीसरा फेज विच इज लेट हड़प्पन पीरियड, और इसका जो टाइमलाइन है 1800 बीसी के बाद आपको देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं कि जो ये आपका मोहनजोदाड़ो है, इसको हमने प्लान्ड अर्बन सेंटर क्यों कहा? क्योंकि जिस तरीके से टाउन प्लानिंग है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट ऑफ द सिटी। अगर आप मोहनजोदाड़ो को देखोगे तो मोहनजोदाड़ो का जो लेआउट है एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, ये बना हुआ है आपका 2 पर्टिकुलर जोन में। पहला है आपका दिस इज कॉल्ड सिटाडेल। ये जो है इसकी खास बात क्या है? इट इज स्मॉल बट हायर, ठीक है। दूसरा ये वेस्ट साइड में है। खास बात इसकी ये है कि इट इज, ठीक है, बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तीसरा, यहां पर, ठीक है, यहां पर हमें बहुत अच्छी बिल्डिंग्स मिलती है, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया, ठीक है, ग्रेनरी है, ठीक है, असेंबली हॉल जैसा भी हमें मिला है कुछ। तो यहां पर हमें क्या ज्यादा मिलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड इलाइट पीपल। यहां पर जो लोग हैं वो थोड़े से अमीर हैं, रिच हैं। खास बात इसकी ये है कि इसके चारों तरफ आपको बाउंड्री मिलेगी, यानी कि फोर्टिफिकेशन इज देयर, फोर्टिफिकेशन यानी कि बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपका स्मॉल बट हायर, दिस इज कॉल्ड सिटाडेल, CETADL, सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल। और इसको हम बोलेंगे लोअर टाउन, दूसरे वाले को हम बोलेंगे लोअर टाउन। तो सिटाडेल स्मॉल बट हायर, लोकेटेड ऑन वेस्ट साइड, ग्रेट बाथ, ग्रीनरी, असेंबली हॉल जैसे हमें बिल्डिंग्स मिलेंगी, बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, इलाइट पीपल के रहने की जगह हमें यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। लोअर टाउन जो है वो आपका ईस्ट साइड लोकेटेड है, ठीक है, और ये थोड़ा सा हाईयर है, ठीक है, थोड़ा सा लार्ज है, लार्ज रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर देयर, ठीक है। और ये भी प्लेटफॉर्म पे बना है, बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। इसके बाद जब हम देखते हैं इन दोनों को और हमें समझ में आता है इसके अलावा क्या कोई और साइन है, अदर साइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, पहला जो हमें मिला है वो है आपका, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है,
ब्रिक्स का यूज हुआ है, ठीक है। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम है, काफी अच्छी खासी ड्रेनेज फैसिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें मिली है वो है आपका स्टैंडर्डाइज साइज ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का साइज कैसे था? ब्रिक्स का साइज कुछ इस तरीके से था, ठीक है। 1:2:4, ठीक है। 1:2:4 या 4:2:1, ठीक है। तो ये जो आपका सिटी प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग के ऊपर अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज आज के आर्किटेक्ट्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को मेस्मराइज करती है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम, इंडस वैली साइट्स, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबसे डिटेल में जिन्होंने काम करा था वो करा था 1937 में अर्नेस्ट मैके, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी है। अर्नेस्ट मैके ने ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करा था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रेनेज फैसिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा अच्छी कैसे थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वेल मैनेज था। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज जो है, ठीक है। इंडस वैली साइट्स में जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ड्रेन्स वर बिल्ट और कंस्ट्रक्टेड विद बेक्ड ब्रिक्स का यूज करके इन्होंने बनाया अपना ड्रेनेज सिस्टम। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू सीस्पिट का मतलब होता है एक बड़ा गड्ढा, जो गंदा पानी है ड्रेनेज का वो वहां पे जाके गिरता होगा, ठीक है। तो ये जो आपके स्ट्रीट्स हैं, ये स्ट्रीट्स हैं, ऐसे करके स्ट्रीट्स बने हुए हैं, ठीक है। स्ट्रीट्स की जो खास बात है, और यहां पर आप देख सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है। ग्रिड पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम। खास बात इसकी ये है कि जो घरों से निकलने वाला पानी है, ठीक है, अगर घरों से निकलने वाला जो पानी है वो डायरेक्टली जो है ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू हाउस होल्ड ब्लैकिश और ग्रीनिश वाटर, ठीक है। हाउस होल्ड ग्रीनिश एंड ब्लैकिश वाटर यानी गंदा पानी, ठीक है, वो सीधा ड्रेनेज के थ्रू, ठीक है, जो घरों के जो ड्रेनेज है, हाउस होल्ड ड्रेनेज वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन सिस्टम। इसका मतलब ये है जो रिफ्यूज्ड वाटर है या गंदा पानी है, ठीक है, वो सड़कों पे नहीं गिरता, ठीक है। रिफ्यूज्ड और डर्ट वाटर, ठीक है, would not flow on roads, ठीक है। एक और खास बात जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर वो ये है कि जो इंडस वैली साइट्स है, यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे कि ये ड्रेन है, मान के चलिए दिस इज द ड्रेन, ठीक है। ये जो ड्रेन है ये कवर होगा, दिस इज कवर्ड, ये आपका प्रॉपरली कवर्ड है, दिस इज कवर्ड, दिस ड्रेनेज सिस्टम इज कवर्ड विद लाइमस्टोन। और ये जो आपका कवर्ड है ये रिमूवेबल है, जब मन करे या जब सफाई की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे उसको हटाकर साफ किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ड्रेन्स को क्लीन करने का भी उन्होंने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। तो कवर्ड विद लाइमस्टोन से ये जो है कवर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जब अर्नेस्ट मैके स्टडी करते हैं तो आपके पास एक केस स्टडी है, ठीक है, ब्लू बॉक्स में आप देखना, तो वहां पर बताते हैं कि जो स्ट्रीट्स वर अनलाइक मेसोपोटामिया,
क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की जो सड़क है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर जो पानी था, जो ग्रीनिश और ब्लैकिश वाटर था, वो सड़कों के ऊपर देखने को मिलता था। बट इट इज नॉट लाइक इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ बनाया ही नहीं गया, बिल्कुल उसको मैनेज भी करा गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि इट वॉज वेल मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ जो पानी है उसको सही तरीके से कैसे फ्लो हो जाए। तो मतलब ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा खासा बना रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, इंडस वैली साइट्स में जो हमें हाउसेस मिले हैं, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में आप देख सकते हो कि आपके एनसीईआरटी में एक अच्छा खासा डायग्राम दिया हुआ है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, और उसको हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले जो घर होते थे, नंबर 1, हाउसेस वर बिल्ट विद स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, जैसे मैंने कहा था 1:2:4। दूसरा, देयर इज ओनली वन एंट्रेंस। ठीक है, सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, सिंगल एंट्रेंस इज देयर। उसके बाद जो एंट्रेंस है उससे घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं दिखता है। प्लस, ठीक है, इट डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनल हाउस। तीसरा, जो घर है और उसके अंदर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा आंगन दिखेगा, देयर इज अ कोर्टयार्ड या आंगन। खास बात क्या है इस कोर्टयार्ड की? इसकी खास बात यह है कि यहां पर धूप वगैरह के लिए, ठीक है, तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए इसका यूज होता था। हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक ग्राइंडिंग, ठीक है, वीविंग, ऐसे कामों के लिए इनका यूज होता था। ग्राइंडिंग यानी कि कुछ पीसना हुआ, वीविंग क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी में भी एक पिक्चर है, ये लोग ग्राइंडिंग की एक्टिविटी भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद खास बात ये है, ठीक है, हर घर में कुएं मिलेंगे आपको। एवरी हाउस हैज इट्स ओन वेल। मोहनजोदाड़ो से हमें, ठीक है, तकरीबन 700 वेल्स मिले हैं फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। एक और चीज जो हमें समझ में आती है, ठीक है, हर घर के पास, ठीक है, इन एवरी हाउस बाथरूम फैसिलिटी वॉज देयर। बाथरूम फैसिलिटी होती थी। ठीक है, तो हाउसेस की खास बात क्या है? ये हाउस का डायग्राम है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। सबसे पहले घर का एक ही एंट्रेंस है। दूसरा, जो एंट्रेंस है वो घर के अंदर के हिस्से का डायरेक्ट व्यू नहीं देता। तीसरा, एक आंगन है। आंगन का यूज हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे कि ग्राइंडिंग, वीविंग, धूप सेकना। ठीक है, हर हाउस का एक अपना कुआं होता था पानी के लिए। 700 वेल्स मिले हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट 700 वेल्स वी वर फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो साइट्स। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हाउसेस वर बिल्ट with standard size of bricks 1:2:4। ठीक है, there is only one entrance, मैंने बताया। every house bathroom facility is there। ठीक है, इसके अलावा हमें स्टेयर केस भी मिले हैं। स्टेयर केस इन सम हाउस, ठीक है, कुछ हाउसेस में हमें स्टेयर केसेस मिले हैं और कुछ में नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि हाउसेस जो है 1 स्टोरी या 2 स्टोरी बिल्डिंग के होते थे, 1 स्टोरी और 2 स्टोरी। ठीक है, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती थी। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में जो लोग थे, कुछ लोग 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाते थे, जो आम लोग थे, कॉमन लोग थे, जो थोड़े से अमीर लोग थे, वो 2 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाते थे। क्योंकि हमें स्टेयर केस जो मिला है वो हमें इस बात के बारे में क्लियरली बता रहा है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं सिटाडेल के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं। ठीक है,
उनके बारे में। सिटाडेल के अंदर मेजरली दो जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक है आपका वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस हमें ग्रीनरी भी मिली है, ठीक है, तो वेयर हाउस, ग्रीनरी, और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ होता क्या था, ठीक है, तो इंडस वैली साइट्स को जब हम देखते हैं तो ग्रेट बाथ जो है एक रेक्टेंगुलर टैंक है। दिस इज दी रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक। अब इसका जो डायमीटर है वो है आपका 39 फीट लेंथ, ठीक है, 23 फीट इसकी हो गई विड्थ, और जो ये गहरा है वो है आपका 8 फीट। दूसरी बात, ये जो बना हुआ है इट इज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, पक्की ईंटों से बना हुआ है। दूसरा, ठीक है, इसके तीनों तरफ चेंजिंग रूम्स हैं, ठीक है, 3 साइड चेंजिंग रूम, ठीक है, स्टेयरकेस भी हमें मिले हैं, 2 साइड स्टेयरकेसेस, 2 साइड स्टेयरकेस, ठीक है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है इसका जो यूज है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बाथ, रिचुअल बाथ। ये जो ग्रेट बाथ है ये कनेक्टेड था ड्रेनेज से, इट वाज इवन कनेक्टेड विद ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज। दूसरा, इसमें हमें कुछ कुएं मिले हैं, ठीक है, फॉर वाटर, तो वेल भी हमें मिले हैं। तो ये जो ग्रेट बाथ है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी खास बात मैंने बताई आपको, ग्रेट बाथ रेक्टेंगुलर टैंक, ये इसका डायमीटर 39 फीट 23 8, दोनों तरफ स्टेयरकेस है, 3 तरफ रूम है चेंज करने के लिए, बेक्ड ब्रिक से बनाया गया है, और रिचुअल बाथ के लिए इसका यूज है, और ये ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करना। देखो, हमें कुछ भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जो सोर्स है वो है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके बेसिस पे हम ये कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके का सोशल डिफरेंसेस था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो हमें बताती हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में, वो 3 सोर्सेज हैं। पहले हैं बरियल्स, ठीक है, बरियल्स यानी कि ग्रेव, जहां पे मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। दूसरा है आपका आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स जो ये लोग चीजें यूज करते होंगे, ठीक है। और तीसरा है आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन। इन तीनों पे बात करने की कोशिश करते हैं। बरियल्स, बरियल्स जो है ये हमें मिले हैं, ये लोग दफनाने में बिलीव करते थे थ्रू ग्रेव्स, ठीक है, हमें ऐसे बहुत सारे मिले हैं। एज वी नो दैट मोहनजोदाड़ो का नाम भी कुछ इसी तरीके से है, मोहनजोदाड़ो नोन एज मोल्ड ऑफ डेथ, ठीक है, मोल्ड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है थ्रू ग्रेव्स, ठीक है। कुछ ग्रेव्स में, सम ग्रेव्स आप देखोगे एनसीईआरटी, ठीक है, कंटेन पॉटरी, कंटेन पॉटरी, ठीक है, किसी में ऑर्नामेंट भी है, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी है, ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, ज्वेलरी है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ में बहुत अच्छे ऑर्नामेंट जैसे कि जेस्पर, ठीक है, कार्लिनियन, कार्लिनियन रेड स्टोन होता है, रेड स्टोन, ठीक है, लेपिस लजूली भी हमें मिला है, ठीक है, बीड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में पिक्चर है वो है आपका कॉपर के मिरर का, ब्लैक कलर का भी है, कॉपर के मिरर का एक पिक्चर है, ठीक है, कॉपर मिरर का एक आपके सामने ऐसे करके एक पिक्चर होगा एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं कॉपर मिरर। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो बरियल्स हमें कैसे पता चल रहा है। देखो बरियल जो है, बरियल्स आर दी फाइनल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ। और बरियल से 2 चीजें पता चलती है कि जब लोग थे वो किस स्टेटस के थे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 तरीके के बरियल्स मिले हैं। कुछ बहुत सिंपल बरियल्स हैं, सिंपल बरीड,
ठीक है, भाई गड्ढा किया नॉर्मल और मरे हुए व्यक्ति को दफना दिया। लेकिन कुछ बरियल्स में हमें ये सारी चीजें मिलना इस बात का सबूत है कि वहां पर जो लोग थे वो लोग काफी रिच भी रहे होंगे जिनके बरियल्स में हमें ये मिला है। दूसरी चीज जो हमें बरियल से मिली है वो है ये जो लोग थे ये अपने डियर वन के साथ जिनकी डेथ हो गई है उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ बहुत सारी जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं वो रखते थे। इसका मतलब दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो बरियल से हमें दो चीजें पता चलती है, ये जो बरियल है सिंपल बरीड भी है और बरीड विद सम सेरेमनीज, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्जरीज। तो उसका मतलब ये कि कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे। तो सोशल डिफरेंसेस का हमें बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल बरियल से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बरियल्स जो है हमें अगर एनसीईआरटी अगर हम देखें तो बरियल्स के बारे में यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलती है। कॉपर मिरर, इसका मतलब ये कि वहां पर जो लोग थे वो अपनी ग्रूमिंग पे भी बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और जो लोग उनके डियर बंदे जिनको ग्रूमिंग करना बहुत पसंद था उनके साथ कॉपर मिरर रखा होगा। हमें कॉम भी मिले हैं, कंघी भी मिली है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आर्टिफैक्ट्स हमें दो तरीके से डिस्कस करने होते हैं। दो तरीके से हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इंडस वैली साइड से। पहली है आपकी यूटिलिटेरियन, यूटी, ठीक है, लिटेरियन। इसका मतलब होता है जो हम कॉमन अपने घरों में जो डेली यूज का सामान है वो। और दूसरा है आपका लग्जरी। लग्जरी आइटम वो आइटम है जिनको बनाने के लिए, लग्जरी आइटम का मतलब क्या है, विच इज नॉट कॉमन, विच इज नॉट कॉमन, पहली बात। और दूसरा, इनको बनाने के लिए इट टेक्स टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। इनको इजीली बनाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि स्टोन क्ले ले लो, यूटिलिटी में स्टोन हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, नीडल्स हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, पॉटरी हो गई, ठीक है, कॉइल्स हो गए। कॉइल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जोसे कट्टा वगैरह हो गया, स्क्रबर्स हो गया नहाने के लिए, ठीक है, स्क्रबर्स का यूज करते थे, ये सारी चीजें होगी। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान के चलो जैसे कि परफ्यूम बॉटल है, ठीक है, परफ्यूम बॉटल, जैसे कि एनसीईआरटी में पिक्चर है, ठीक है, फ्यांस पॉट, फ्यांस पॉट। ये जो परफ्यूम की बॉटल है इसको बनाने के लिए सिलिका का यूज किया गया है और कलर का यूज किया गया है, गम का यूज किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक या एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती होगी क्योंकि इसके बिना ये जो परफ्यूम बॉटल है वो नहीं बन सकता। इट इज नॉट कॉमन लाइक क्ले, पॉटरी, कोरल्स, लीडल्स। तो इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अपनी फाइंडिंग्स को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं ताकि ये क्लियर रहे कि हाँ यहां पर जो आर्टिफैक्ट्स है वो दो तरीके से हमें मिले हैं। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर सबसे हमें इंपॉर्टेंट जो हमें मिला है चांदुदाड़ो, ठीक है, चांदुदाड़ो, लोथल। और दीज वर द लार्ज अर्बन सेंटर्स, ठीक है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है नागेश्वर, बालाकोट, नागेश्वर एंड बालाकोट। ये जो है इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जगह किसकी फेमस था, सेल ऑब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहां पर शेल ऑब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। धौलावीरा में भी हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंसेस मिले हैं, धौलावीरा। और धौलावीरा वाज फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड इन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्रिलिंग, ठीक है, जिस चीज पर छेद करना। इसके बाद हम बात कर सकते हैं मटेरियल्स की बात करें, मटेरियल्स एंड शेप्स, मटेरियल्स एंड शेप्स की बात करें तो जो मटेरियल्स हमें मिले हैं इसमें कौन कौन से, कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, ठीक है, स्टेटाइट, इसके बाद गोल्ड, इसके बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, फिर है आपका कॉपर, शेल, फ्यांस, टेराकोटा। इसके बाद हम बात करें शेप्स के बारे में। जो शेप्स हमें मिले हैं, डिस्क है, डिस्क शेप है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल, ठीक है,
बैरल शेप्ड है और सेगमेंटेड। इस तरीके से हमें बहुत सारे शेप्स मिले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मटेरियल्स जो ये लोग इंपोर्ट करते थे, मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे शेल नागेश्वर एंड बालाकोट में अवेलेबल था, ठीक है। इसके बाद है आपका शॉर्तुभई से लेपिस लजुली, शॉर्तुभई अफगानिस्तान से लेपिस लजुली ब्लू स्टोन, ठीक है। इसके बाद लोथल से कार्लेनियन रेड स्टोन, लोथल से कार्लेनियन रेड स्टोन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें खेतड़ी राजस्थान से, है ना, राजस्थान खेतड़ी से कॉपर, ठीक है। राजस्थान का एक और जगह है, ठीक है, राजस्थान से ही स्टेटाइट आता था, स्टेटाइट जो सील बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ये तो हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह से ये लोग क्या चीजें इंपोर्ट करते थे। इसके बाद है बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, ठीक है। जैसे कि कॉपर वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम ओमान, ओमान से कॉपर इंपोर्ट करते थे, ठीक है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में इस जगह को, ठीक है, मगन के नाम से बोला गया है, कॉपर कॉइनिंग, ठीक है, फ्रॉम मगन। क्या लिखा गया है? कॉपर कॉइनिंग फ्रॉम मगन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कॉपर जो है, कॉपर की खास बात है यहां पर जो मेसोपोटामियन जो कॉपर है उसकी खास बात यह है कि इसमें निकेल के ट्रेसेस मिले हैं हमें, निकेल ट्रेसेस हमें मिले हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का कॉपर था, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। हड़प्पन सील वेट डाइस एंड बीट्स, ठीक है, हड़प्पन सील वीट्स एंड डाइसेस। जैसे कि आपको पता है सील्स का यूज ये लोग करते थे लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट विद दिलमुन मगन, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद दिलमुन मगन एंड मेलुआ, ठीक है। तो मेलुआ जो नाम था वो तो इंडिया का था, मेलुआ जो नाम था वो इंडिया का था, ठीक है। और ये जो है ओमान है ना, और दिलमुन, दिलमुन मगन और मेलुआ, ये तीन नाम हमें मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड बीट्स। इनका क्या यूज है हम देखते हैं इसमें। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड बीट। देखो सील्स का जो यूज है, ठीक है, हमें बहुत सारे छोटे छोटे सील्स मिले हैं, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, सील्स में एनिमल मोटिव वगैरह था। इसका जो यूज है वो है आपका लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सील्स का मतलब एक तरीके से मुहर होती है, और ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे कि मान के चलिए कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई कम्युनिकेशन जा रही है तो सील के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, और जब ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो अगर सील टेम्पर्ड है तो उसका मतलब यह है कि बीच में जो सामान है या कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं टेम्पर्ड भी है। तो सील जो एक तरीके से ऑथेंटिसिटी को शो करते हैं, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, एक तरीके से ये ऑथेंटिसिटी को शो करते हैं। सील्स का यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में। इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट्स है उस स्क्रिप्ट्स के बारे में कुछ खास बात ये है, पहली बात तो ये है, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट है, ठीक है, इंक्रिप्शंस आर वेरी शॉर्ट, ठीक है, इंक्रिप्शंस आर वेरी शॉर्ट, पहली बात तो ये शॉर्ट है। दूसरा इनमें जो है कंटेनिंग, ठीक है,
कंटेन एनिमल मोटिव या किसी न किसी जानवर के, ठीक है, अजीबोगरीब, ठीक है, पिक्चर्स मिलेंगे, इसीलिए इस स्क्रिप्ट को हम एनिग्मेटिक भी बोलते हैं, एनिग्मेटिक। इसका मतलब ये होता है कि अजीबोगरीब या रहस्यमयी, ठीक है, रहस्यमय। इसके बाद हम बात कर सकते हैं लॉन्गेस्ट जो साइन हमें मिला है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वाला जो अभी तक का मिला है, वैसे ज्यादा शॉर्ट है, उसमें 26 साइन है, ठीक है, और इसके अलावा 375 से लेके 400 के बीच में जो है बहुत सारे छोटे बड़े साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से काफी डिफिकल्ट है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, ये स्क्रिप्ट अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। अगली बात ये है कि ये अभी तक अनडिसाइफर्ड, जैसे कि मैंने कहा ये अनडिसाइफर्ड है, इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और सबसे खास बात ये है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये ऐसे लिखी जाती है, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट वाज राइट टू लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं बोस्टोफिडोन टेक्नोलॉजी, बोस्टोफिडोन टेक्निक, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग ऑल अबाउट स्क्रिप्ट्स। वीड्स के बारे में बात करें, जो वीड्स है वो स्टोन से बनते हैं, पहली बात तो मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं चैट, CHERT, चैट। इसके बाद ये जो है इनके लिए हमें जो है इनका यूज, इनमें मार्किंग भी होती थी, मार्किंग होती थी इसमें, ठीक है, और डिनोमिनेशन जो है, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वाज बाइनरी, ठीक है, सबसे जो लोअर था डिनोमिनेशन का वो बाइनरी है, बाइनरी सिस्टम, और हायर जो डिनोमिनेशन है वो डेसिमल में है, हायर जो है वो आपको मिलेगा डेसिमल में। अच्छा, ये लोग जो है, ये लोग इस तरीके से इनकी जो है 2, 4, 8, ठीक है, 16, 32, 64, इस तरीके से इनका हमें मिलता है। तो ये जो वेट है, वेट का जो काम है, इनका काम मेन जो है वो मापतोल के लिए, ठीक है, मेजरमेंट के लिए भी ये लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको देख के पता चलता है कि दे वर अवेयर अबाउट मैथमेटिक्स, दे वर अवेयर अबाउट नंबर सिस्टम एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो खास बात है हमें इनके इन एविडेंसेस से पता चलती है, ठीक है। एंशिएंट अथॉरिटी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट के बहुत सारे ओपिनियन है, कुछ कहते हैं कि सिंगल रूलर रहे होंगे, कुछ कहते हैं कि नो रूलर, कि कोई भी यहां पर राजा नहीं रहा होगा, और तीसरा कहते हैं कि यहां पर सेवरल रूलर्स रहे होंगे, मतलब एक से ज्यादा रूलर्स रहे होंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें मिलती है, अब बात करते हैं एविडेंसेस के बारे में। आपके पास एक प्रीस्ट किंग की पिक्चर है, पेज नंबर 16 में आप देख सकते हैं, ठीक है, पेज नंबर 16 में आप देख सकते हैं, देयर इज अ पिक्चर ऑफ एंशिएंट किंग और प्रीस्ट किंग। अब प्रीस्ट किंग जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि प्रीस्ट किंग जैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप बाद में जब चैप्टर्स पढ़ेंगे वैदिक नॉर्म्स, महाभारत वगैरह में, तो प्रीस्ट पर्सन अलग है, किंग पर्सन अलग है, दोनों कम्युनिटीज ही अलग अलग है। बट यहाँ पर अगर बताया गया है तो सिंगल रूलर की थ्योरी के लिए हमारे पास कोई खास एविडेंसेस नहीं है। जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं, उसके बेस पे वो हमें क्या मिले हैं। सबसे पहला तो हमें मिला है कि यहाँ पर हमें कोई भी नो पैलेस, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में सिर्फ हम एविडेंसेस जो मिले हैं उसको एनालाइज नहीं करते, बल्कि जो नहीं मिले हैं हम उस पर भी ध्यान देते हैं। तो नो पैलेसेस, किसी भी तरीके से कोई भी पैलेस यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा, नो साइन ऑफ एंशिएंट अथॉरिटी, ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ स्टैंडिंग मिलिट्री, ठीक है। हाँ, प्रीस्ट किंग को देखकर, प्रीस्ट किंग एंड मोहनजोदारो के लेआउट को देखकर, मोहनजोदारो के लेआउट को देखकर दो बातें कंफर्म होती है। पहला, यहां पर एक स्टेट नाम की बॉडी तो एग्जिस्ट कर रही थी, सिंगल स्टेट वाज देयर, स्टेट नाम की बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी, स्टेट नाम की जो बॉडी है वो यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी। दूसरी बात जो हमें समझ में आती है कि यहां पर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने डिसीजन ले लिया या सबने मिलकर डिसीजन ले लिया और इसको इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अनलाइक द सिचुएशन, अनलाइक द कॉमन
एंड कॉमन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एविडेंसेस जो हमें बताते हैं कि तो नो पैलेस, नो सिंगल साइन ऑफ अथॉरिटी एंड नो साइन ऑफ स्टैंडिंग मिलिट्री। तो इससे एक बात कंफर्म होती है कि यहां पर चाहे रूलर एक रहा हो या चाहे कोई राजा ना रहा हो, लेकिन सोसाइटी में स्टेट नाम की बॉडी तो है। अब स्टेट नाम की बॉडी है तो सोसाइटी में सोशल डिवीजन भी है। सोशल डिवीजन का मतलब है यहां पर एक तो वो जो रूल कर रहा है, ठीक है, वन इज द रूलर कैटेगरी जो लीडर है, दूसरा वो जो रूल हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि स्टेट नाम की बॉडी वहां पर भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में हम जानते हैं। शायद कोई और तरीका होगा इनका जो हमें अभी क्लियरली नहीं पता, क्योंकि हम इनके स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी। ठीक है, थ्रू आउट द टाइम पीरियड डिस्कवरी कैसी होती है, जैसे हमें पता है 1827, ठीक है, जेम्स लुइस ने इसके बारे में लिखा था, बट किसी को पता नहीं है इसके बारे में, ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। ठीक है, फिर 1850s में रेलरोड क्रू ने बाय मिस्टेक, ठीक है, बाय मिस्टेक जो ब्रिक्स वर यूज्ड, ठीक है, फॉर रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ब्रिक रॉबर्स की वजह से हड़प्पा से बहुत सारी ईंटें चोरी हुई थी, और कई बार ये जो ईंटें हैं बाय मिस्टेकन ये रेलवे ट्रैक बिछाने में यूज हो जाती हैं। इसके बाद 1861 में एएसआई की फाउंडेशन होती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1862 में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल का अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम was appointed। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो 1875, ठीक है, हड़प्पन सील्स जो है, सील्स वर ब्रॉट टू हिम, लेकिन इसका वो मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं, बट ही मिसइंटरप्रेटेड बिकॉज, क्योंकि वो काम कर रहे हैं किस पे, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन एंशियंट इंडियन सोसाइटीज, ठीक है, एंशियंट इंडियन सोसाइटीज विद द हेल्प ऑफ बाय द सोर्सेज ऑफ Chinese and Buddhist travelers। और उनको ये लगा कि ये जो सील है ये उनके रिसर्च जो कर रहे हैं उस कंटेंट से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, और यहां पर वो इसको मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज अलेक्जेंडर्स कंफ्यूजन और कनिंघम्स कंफ्यूजन, ठीक है, ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, ठीक है, he could not connect with the ancient civilization। ठीक है, तो इसके बाद 1902, फिर इसके बाद 1902 से लेकर 1928 तक जॉन मार्शल अपॉइंट होते हैं, जॉन मार्शल एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, और इन्हीं के ही एफर्ट से 1924, ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ
अनाउंसमेंट ऑफ IBC। ठीक है, SN रॉय ने अपनी बुक में लिखा है इनके बारे में। ठीक है, SN रॉय ने अपनी बुक 1924 में ये लिखा है कि जॉन मार्शल ने इंडियन हिस्ट्री को 2000 साल पहले, ठीक है, ही टुक इंडियन हिस्ट्री 2000 years बैक। ठीक है, ही टुक इंडियन हिस्ट्री 2000 years बैक। तो एंड दूसरी बात अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर जो कनिंघम है ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट है इंडिया के, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, बट जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल को हम जानते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो क्या समझा हमने? 1827 जेम्स लुइस बाय मिस्टेक इस जगह पे पहुंच जाते हैं, अपनी डायरी में नोट करते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लेती है, कोई ज्यादा जिक्र नहीं। 1850s में रेल रोड क्रू जब रेलवे का काम कर रही थी सिंध प्रोविंस में, उस टाइम पीरियड पे इन ब्रिक्स का उससे उनके टीम से मिस्टेकनली यूज हो गया। 1861 में ASI की फाउंडेशन होती है और 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंट होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, और 1875 में उनके पास उनका एक सबऑर्डिनेट को सील्स लेके आते हैं इंडस वैली के, लेकिन वो ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री पे काम कर रहे थे। उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा, ठीक है, उन पे वो रिलाई कर रहे थे, उन्होंने इन सील्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझी एंड ये हुआ कि he could not connect with the ancient civilization and this theory is known as Cunningham's confusion। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो है आपके 1875 के बाद अगर हम देखें तो, और उससे पहले भी अगर हम देखें तो पहला आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हमारे इंडिया का वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही है, और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो इंडियन आर्कियोलॉजी पे काम होना शुरू हुआ वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉन मार्शल के बारे में, जॉन मार्शल ने जो सिस्टमेटिक लेवल पे इंडियन आर्कियोलॉजी पे काम किया, इसीलिए हम इनको फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, जो 1902 से 1928 तक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के हेड रहे हैं, और ही वाज लीडिंग द ASI फ्रॉम 1902 टू 1928। ओके, फ्रॉम 1800 BC से जो फेज शुरू होता है उसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पन पीरियड। और इस लेट हड़प्पन पीरियड में क्या होने लगा, ये जो सिविलाइजेशन का एंड या डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, डिक्लाइन के एविडेंसेस क्या है? ठीक है, एविडेंस ऑफ डिक्लाइन। सबसे पहले जो पहला जो एविडेंस है वो है आपका सेटलमेंट्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है, गेटिंग वैकेंट। तो वो जो है वो क्या हो रहे थे, वो खाली हो रहे थे। दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है जो आपका गांव का कल्चर था, ठीक है, रूरल सोसाइटी वॉज, ठीक है, वॉज सीन इन वेरियस अर्बन एरियाज। people were migrating, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट एविडेंस हमें मिलता है वो है आपका जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन वर सीन विद पुअर क्वालिटी, ठीक है। तो इन सब के बेसिस में हमें देखने को मिलता है, अब सिविलाइजेशन की एंड की 3 थ्योरीज हैं जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो है आपकी विच इज द थ्योरी जो हमें मिलती है डेड मैन ले, जो 4x6 की एक गली है मोहनजोदारो की, और वहां पे हमें इन्वेजन के साइन मिले हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन के साइन मिले हैं। और क्योंकि जो हमें स्केलेटन मिले हैं, स्केलेटन के, ठीक है, बॉडी पे गहरे घाव के निशान हैं, ठीक है, स्केलेटन हैड, ठीक है, डीप वुंड, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं
जो मेन थ्योरीज हैं जिनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक थ्योरी है आपकी आर्यम व्हीलर, और दूसरी है आपकी, ठीक है, मिस्टर डेल्स की, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। तो मिस्टर डेल्स और आर्यम व्हीलर, एक थ्योरी और है दयाराम साहनी की, ठीक है। तो आर्यन व्हीलर कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे इतना मैसिव जेनोसाइड कैसे हुआ, ठीक है। द एविडेंस वो बताते हैं, बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ मैसिव जेनोसाइड साइन, ठीक है, कि एक जगह पर एक टाइम पे इतने सारे लोगों की डेथ होना, इसका मतलब यह है कि बाहर से किसी ने हमला किया होगा। सो ही वाज सजेस्टिंग आर्यन व्हीलर थ्योरी। डेल्स इनकी थ्योरी पर एग्री नहीं करते। डेल्स कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम जितने भी माउल्ट को देखें, माउल्ट और द ग्रेव्स, ठीक है, उनको अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो डेड बॉडीज जो है, ठीक है, डेड बॉडीज जो है वो एक बार में नहीं आई है, उनको नेचुरली बरी किया गया है, उनको बरीड किया गया है, ठीक है। तो डेल्स जो है इनकी थ्योरी पर नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक्चुअली में इनकी डेथ अगर एक बार में होती तो उसका साइन हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो बरी है, क्योंकि मिट्टी की लेयर होती है, मिट्टी की लेयर है, ठीक है, ये आपकी ये है। जो सबसे अपर लेयर है वो लेटेस्ट बताती है, सबसे नीचे की लेयर है वो जो है वो आपका सबसे पुरानी बात बताती है। जो सबसे नीचे की लेयर है उसके बाद में जानवरों के भी स्केलेटन मिले हैं, फिर इंसानों के मिले हैं, फिर जानवरों के मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेल्स कह रहे हैं कि ये जो आपके डेथ्स है ये नेचुरल डेथ है, टाइम के हिसाब से, क्योंकि लेयर मिट्टी की बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेथ है ये आपकी नेचुरल डेथ है, किसी मैसिव जेनोसाइड के साइन नहीं है। दयाराम साहनी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का रीजन है वो आपका फ्लड है, ठीक है, फ्लड है। अब हम बात करते हैं जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो थ्योरी आपकी क्या है। देखो 1800 बीसी के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, 1800 बीसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, ये जो आपके पर्टिकुलर साइट्स है, ये जो बड़ी बड़ी अर्बनाइजेशन वाली जगह है, शहर है, वो खाली हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रॉम 1800 बीसी से हमें समझ में आता है कि हाँ क्लाइमेट चेंज हुआ था, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सबसे बड़ा जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है वो है आपका चेंजिंग कोर्स ऑफ, ठीक है, इंडस एंड सरस्वती रिवर एक टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, ये आपकी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्लाइमेट चेंज और फ्लड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल, क्योंकि फ्लड जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज का ही बहुत बड़ा पार्ट है। और इसके वजह से क्या हुआ होगा, इसके वजह से दिस सिविलाइजेशन, ठीक है, वुड हैव डिक्लाइंड फॉर श्योर। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये वाली, ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। अब इस थ्योरी के पीछे रीजन भी बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 1900 बीसी तक अर्बनाइजेशन बहुत पीक पे था, ठीक है, बहुत पीक पे हमें देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। जब अर्बनाइजेशन बहुत पीक पे होगा तो एनवायरमेंट के लिए केयर बहुत कम हो गई थी, ठीक है, एनवायरमेंटल नेग्लिजेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और जिसका नतीजा ये होगा नेग्लिजेंस, ठीक है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि नेचुरल एनवायरनमेंट को बाय ह्यूमन एक्टिविटीज हार्म किया गया होगा। और फाइनली जो रिजल्ट है, रिजल्ट वी हैव दैट डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम आज करंट सिनारियो में, प्रेजेंट में हम अपने आप को देखें तो प्रेजेंट में भी जो सिचुएशन है कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हम बहुत पीक पे हैं ग्रोथ के, हमने सिविलाइजेशन को बहुत ग्रो कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी कम हो गई है, एनवायरमेंटल के लिए हमारा केयर कम हो गया है। नतीजा ये है कि आज हम जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आज से हजारों साल पहले भी इनके साथ यही हुआ था। सो दिस एग्जैक्टली हिस्ट्री टीचर्स अस। ओके, अगला है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। टेक्निक्स फॉर व्हाट? टेक्निक्स फॉर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, खुदाई के तरीकों से
इतिहास को समझने की जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो काफी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें इन 1944 आर.ई.एम. व्हीलर, ठीक है, आर.ई.एम. व्हीलर took charge of Director General of ASI. He was appointed as a Director General of ASI. और यहां पर वो क्या करते हैं, यहां पर वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं, खुदाई के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई द प्रॉब्लम ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, मतलब बारीकी से जो खुदाई है उसके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, व्हीलर ने क्या कहा, व्हीलर ने बताया कि व्हीलर ही वाज फ्रॉम मिलिट्री। ठीक है, तो वो अपने आर्कियोलॉजी के में, ठीक है, ही ब्रॉट सेम मिलिट्री, ठीक है, प्रिसीजन इन आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें जो है, जो डिगिंग है, डिगिंग, ठीक है, रेदर देन मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म डिगिंग, वर्टिकल मोड, वर्टिकली हमें खुदाई करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली खुदाई नहीं कर सकते। ठीक है, वर्टिकली खुदाई का फायदा ये है कि हमें देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली जो रिमेन्स हैं उनकी जो टाइमलाइन है कितनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि जो मिट्टी के लेयर होते हैं ये 1 2 3, ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर का जो लेयर है, सबसे ऊपर का जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर इज द लेटेस्ट, अपर लेयर इज द लेटेस्ट वन। ठीक है, वैसे ही आपका लोअर जो लेयर है, लोएस्ट जो लेयर है वो आपका ओल्डेस्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल जो डिगिंग है इसके बारे में जॉन मार्शल ने सजेस्ट किया था, और उस सिस्टम को थोड़ा सा और इंप्रूव करके वर्टिकल मोड पे भी खुदाई करने के लिए आर.ई.एम. व्हीलर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें आगे बताती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है फाइंडिंग, क्लासिफाइंग द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फाइंडिंग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, एक तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, और दूसरा है आपका इन टर्म्स ऑफ फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, मटेरियल के बेसिस पे वो कोशिश करते हैं, जैसे कि स्टोन है, आइवोरी है, ठीक है, बोन है। फंक्शन के बेस पे वो क्या करते हैं, फंक्शन के बेस पे जैसे कि ऑर्नामेंट है, ठीक है, और पर्पस ऑफ द यूज्ड थिंग्स। तो इसके बेस पे वो ट्राई करते हैं कि जो फाइंडिंग्स हैं उनको दो कैटेगरी में रखा जाए, ताकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ को समझा जा सके। इट हेल्प्स टू नो अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कैसे खुदाई करते हैं, खुदाई करने के नए तरीके क्या डेवलप हुए, और जो फाइंडिंग्स है उसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। अब हमें यह समझना है कि क्या आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यस, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है, देखो, सबसे पहले अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इनका या तो कोई रिलीजियस जो ऑब्जेक्ट्स अनयूजुअल लगते थे, उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है, ऐसा अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे, अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, बिलीव करते थे। लेकिन क्या हुआ, जिसमें एग्जांपल के तौर पर ले लो टेराकोटा फिगराइन ले लो, टेराकोटा फिगराइन, ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है मातृ देवी या विमेन स्टैचू,
ठीक है, वुमेन, मदर गॉडेस, ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कुछ रेयर स्टेचू, जैसे कि प्रीस्ट किंग का हो गया, प्रीस्ट किंग। तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो चीज अनयूजुअल है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस उसका हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया। अब एग्जांपल के तौर पर ग्रेट बाथ ले लिया, जैसे ग्रेट बाथ को भी हमने इसी कैटेगरी में रखा। ग्रेट बाथ हो गए, फायर अल्टर हो गए, ठीक है, पशुपति शील हो गया, पशुपति सील हो गया। लेकिन ठीक है, आप दूसरा वो क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल के तौर पर ले लो, प्लांट मोटिफ ले लो। प्लांट मोटिफ, प्लांट मोटिफ में जैसे कि जमीन से एक पौधा निकलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सील्स में हमें यौगिक पोस्चर देखने को मिलता है, यौगिक पोस्चर ऑफ अ मैन, ठीक है, सराउंडेड बाय सम एनिमल्स, सराउंडेड बाय सम एनिमल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास इनके ना कुछ खास आंसर होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनका एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन विद सेम कल्चर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें मिला है ये पशुपति शील, जिसको आप देख सकते हो एनसीईआरटी में, दिस काइंड ऑफ पशुपति शील, ठीक है। और हमने इसको क्या बोला, आर्कियोलॉजिस्ट इसका नाम दे दिया प्रोटोशिवा। प्रोटोशिवा क्यों नाम दे दिया, क्योंकि कुछ ही टाइम के गैप के बाद आप देख सकते हो कि वैदिक कल्चर शुरू हुआ था। वैदिक सोसाइटी में शिवा एक मेन गॉड है, ठीक है, शिवा इज द मेन गॉड इन वैदिक, ठीक है, सोसाइटी। तो उन्होंने इसको भी उसके साथ कनेक्ट करके देख लिया होगा। ऐसे ही हम एग्जांपल देते हैं मदर गॉडेस। मदर गॉडेस के स्टैचू को जब हम देखते हैं और उसमें जो उनकी ज्वेलरी है, उनका जो पहनावा है, उसको देख के हम लगाते हैं कि हाँ, इंडस वैली के अंदर जो सोसाइटी होगी, ठीक है, मे हैव मेट्रोनॉमिक्स मतलब मदर फैमिली को लीड करते होंगे, ठीक है। प्रीस्ट किंग के साथ भी यही हुआ था, मैंने बताया था। प्रीस्ट किंग जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मेसोपोटामियन सोसाइटी में, मेसोपोटामिया में ये जो पर्सन था, प्रीस्ट भी हुआ करते थे टेम्पल्स में मेसोपोटामिया में, ठीक है, और किंग भी हुआ करते थे, और दोनों ही सोसाइटी में एलाइट क्लास का पर्सन था। अब जब हमने पेज नंबर 16 में प्रीस्ट किंग की पिक्चर देखी, तो हमने देखा कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जो प्रीस्ट किंग है वो अच्छी खासी अटायर पहने हुए हैं, और उनको देख के लगता है कि वो किसी एलाइट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको किसी सेम सिविलाइजेशन की, किसी दूसरी सेम सिविलाइजेशन की कैटेगरी के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करी। सो इस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम होती है इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, वैसे तो हम फाइंडिंग्स के लिए तरीका यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसके बेस पे हम सिमिलर सिविलाइजेशंस के साथ जोड़कर उनको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, एंड इस चैप्टर को हमने कम से कम टाइम में रिवाइज करने की कोशिश करी है, और मैंने कोशिश करी है कि इसमें मैं कुछ भी ना छोड़ूं, क्योंकि होता क्या है कि हम जल्दी के चक्कर में कई बार अगर कुछ चीजें मिस कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार बोर्ड में आएंगे, वो मैं साथ में लिंक के साथ यहां पर डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। And if is there any question, any query you want to ask, please comment below. Thank you so much.